बेटा वो उसको ना उसमें ले इस्लामिक फाइनेंसिंग के अंदर लेके चले जाते हैं। आपके उलमा कहते हैं सही है, तो फिर तकी उस्मानी साहब का फतवा है भाई, वो कहते हैं सही है। सबसे बड़े और आलिम इस टाइम वही है। डॉक्टर इसार अहमद साहब ने जलील किया था इनको इन्हीं चीजों के ऊपर। तो फिर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी आपने अभी सुनी होगी कि सबसे बड़ा जो आपका घड़ा है ना, जिसके अंदर लोग गिरे हुए होंगे, सबसे गहरा है वो आपके उलमा कराम है। इनके फतवे के ऊपर आपका दिन चेंज होता है। तो मैं भी आपको इस्लामिक फाइनेंसिंग पढ़ाई है बेटा, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, वो इस चीज को सपोर्ट इस हिसाब से करते हैं कि देखो यार, पहले जमाने में सोना चांदी हुआ करता था, करेंसी डिवैल्यू नहीं होती थी, अब तो डिवैल्यू हो रही है। सही है किसी हद तक। लेकिन लेकिन मैं उसी कह रहा हूँ, लेकिन मामला मुझे जो गड़बड़ लगता है वो ये है कि अगर कन्वेंशनल बैंक जो आपके पास है वो एक चीज के ऊपर 100 रुपये ले रहा है, तो ये 200 रुपये लेते हैं आपसे, उस चीज की आड़ के अंदर। ठीक है, ये कहते हैं कि देखो, एक तो चीज एक किस चीज के ऊपर ये लोग खेलते हैं कि एक तो चीज हमारे अपने हाथ के अंदर है, हमारी ऑनरशिप के अंदर है, दोनों पार्टीज एग्री कर रही हैं इस चीज के ऊपर, और उसको ये लोग सेल प्राइस का नाम देते हैं। कहते हैं कि आप मार्केट से चीज परचेज करके लो, वो आपकी कॉस्ट होती है, उसके ऊपर आप प्रॉफिट मार्जिन रखते हो, तो आप चीज बेच देते हो। अगर आप वो बिजनेस है तो ये भी बिजनेस है। लेकिन अब देखो, अगर मुझे फॉर एग्जाम्पल किसी चीज की जरूरत पड़ जाती है, मैं अगर अफोर्ड नहीं कर सकता, स्टाइपेंड मेरी है मतलब 22 से 25 तक की है मेरी स्टाइपेंड। ठीक है, एफबीआर के चक्कर लग जाए तो 30-40 तक बन जाता है, इससे ऊपर मैं नहीं जा पाता। अगर मेरी वो सॉलिडली, अगर वही मेरे पास इनकम है, मुझे लैपटॉप भी चाहिए, मुझे बाकी एक्सपेंसेस भी बेटा अपने पूरे करने हैं, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर ये लोग जब बात करते हैं, आपको कन्विंस करते हैं, तो आप हो जाते हैं। इस आइडिया के साथ खेलते हैं, आपकी प्रोडेबिलिटी बढ़ा देते हैं। ठीक है, आपकी विलिंगनेस उसको बढ़ जाती है, फिर आपको फील होता है कि हाँ यार ठीक है। क्या मैं एक दफा गया था, मदनी मस्जिद का नाम सुना है? मदनी मस्जिद के अंदर ना वो होता है आपके पास, ये सारे जितने भी हैं तबलीग वाले बैठते हैं। मैं एक दफा गया था इनके साथ, एक दफा ही जाना हुआ मेरा। तो वहां पर जाकर ये लोग इन्हीं चीजों के ऊपर ही बैठ के बातें कर रहे थे। और जितना सूद और इस चीजों के ऊपर ये लोग खेलते हैं ना, उतना आप और मैं तो खेलते हैं, हमें हमें डरा के रखा होगा। तो डरना भी चाहिए। देखो, अल्लाह ताला ने किसी चीज के खिलाफ बेटा नहीं बोला कि मेरे खिलाफ आप जंग कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो। दो चीजों के ऊपर अल्लाह अल्लाह ताला सख्ती से पकड़ करता है, एक तो आप शिरक नहीं करना। ठीक है, और आजकल का शिरक ऐसा है बेटा, शिरक है कि आपको आपको फील नहीं हो रहा होता शिरक है, आपको फील नहीं होता कि वो शिरक है। सही है, एक तो उस पे नहीं आना, उस पे माफी नहीं है, तो अल्लाह की मर्जी है, करना होगा तो वो कर देगा, अदरवाइज पकड़ है बेटा उस पे। और दूसरा, सूद के ऊपर तो डायरेक्ट उन्होंने बोल दिया कि मेरी भी जंग है और मेरे रसूल की भी जंग है। और एक हदीस के अंदर तो ऐसा जुमला यूज किया गया है, मैं यहाँ पर यूज नहीं कर सकता। तो इससे बड़ी बात नहीं हो सकती, और ये लोग इसमें ट्रेड कर रहे हैं, इसमें कॉमन कर रहे हैं, क्योंकि सबका स्टेक है, सबका इंटरेस्ट है इस चीज के अंदर। ठीक है, अगर आपको फील होता है कि यार ये सही कर रहे हैं, तो आप करो। ठीक है, हमें हमारे टीचर ने एक बड़ी प्यारी बात की, उसने कहा था कि अगर आपको फील मतलब उसने हमें लेक्चर देते हुए ये कहा था कि बेटा हमेशा अच्छाई करना, बुराई ना करना। मेरी आदत है सवाल करने में, मैंने कहा सर मुझे कैसे पता चलेगा कि ये अच्छा है कि ये बुरा है? मैंने बड़ी प्यारी बात की, मैंने कहा था कि अगर एक चीज को तुम अपने वालिदैन के सामने कर सकते हो तो वो अच्छा है, और उनके सामने तुम नहीं कर सकते। मैं 9th क्लास में था, मुझे बहुत अच्छी बात लगी, अभी तक मेरे साथ। मैंने कहा अगर कोई भी चीज ऐसी आ रही है तुम उनके सामने नहीं कर सकते, तो वो गलत है। एक देखो, बिल्ट इन आपके पास सोचने की ताकत अल्लाह ताला ने आपके दिमाग के अंदर भी रखी हुई है, आपका दिल भी है, एक जमीर भी है, एक जमीर भाई भी है। वो अंदर से आपको आपको बोल देता है। इनफैक्ट अगर आपको पता है कि मेरे 1 महीने बाद पेपर है मेरे, जमीर आपका इतना एक्टिव है बेटा। और आप एक काम करो, पेपर से इन दिनों में आप पूरा दिन पढ़ाई नहीं करो, एक्सपेरिमेंट करके देखना।
पूरा दिन आप पढ़ाई नहीं करो, जब मगरिब का टाइम होगा ना, सबसे पहले जमीर आपको अंदर से लानत करेगा, नहीं आती। तो जमीर आपका अल्लाह ताला ने इतना मतलब आपका वो सबकॉन्शियस बनाया हुआ है, वो आपको अंदर से बता देता है। ठीक है। काफी लोग कहते हैं कि भाई हम कुछ एरियाज तक इस्लाम नहीं पहुंच पाया, ठीक है, कुरान नहीं पहुंच पाया, पैगंबर नहीं पहुंच पाया, जितने भी अल्लाह ताला ने पैगंबर भेजे। अल्लाह ताला की एक तो ड्यूटी नहीं है इन सब चीजों की, कर दिया तो उन्होंने अच्छा कर दिया, सही है। लेकिन स्टिल अगर उन लोगों को जज किया जाएगा, उनके जमीर की बेसिस के ऊपर जज किया जाएगा। तो हदीस भी है ना कि आपके दिलों के हालों के ऊपर बेटा आपको जज किया जाएगा। अगर मैं फॉर एग्जाम्पल अपने स्टूडेंट को मार रहा हूँ तो बाजार गलत लग रहा है, लेकिन मैं किस इंटेंशन से मार रहा हूँ उसकी बेस के ऊपर मुझे पकड़ा जाएगा। और मैं फॉर एग्जाम्पल अगर अपने स्टूडेंट को यहाँ बिठा कर मैं क्लास ले रहा हूँ, ठीक है, बजाय सबको फील हो रहा होगा बच्चों की बेहतरी के लिए कर रहा हूँ, लेकिन मेरे दिल के अंदर अगर इंटेंशन कुछ और है, बेटा उसको पकड़ो। तो आप देखो कि भाई आपका जमीर आपको इस चीज की इजाजत देता है तो सो बिस्मिल्लाह, अगर नहीं देता तो बेटा कभी नहीं करना, कभी भी नहीं करना, कुछ भी हो जाए लाइफ के अंदर। ये इसकी बात नहीं कर रहा, हमेशा आपको हर जगह के ऊपर हर दूसरा बंदा आपको मौलवी बनता हुआ नजर आएगा। डॉक्टर इसरार अहमद साहब को मैं फॉलो करता हूँ, मैं, और आप में से कोई जानते हैं उनको, डॉक्टर इसरार अहमद साहब को। वो बड़ी प्यारी बात करते हैं कि अगर आपको सीए पास करना है तो आप सीए पढ़ने के लिए जाते हो, एफर्ट डालते हो, और आप कहते हो कि कुरान मजीद, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की किताब भेज दी है आप लोगों के, तो आपको मौलवी पढ़ाएगा? नहीं है ऐसा, इसको भी पकड़ो। तो आपको कम से कम इतना एजुकेटेड होना चाहिए कि आप इन चीजों में फर्क कर सको। ठीक है। तो अब आपकी मर्जी है, उसको वो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा लेकर जा रहे हैं आप उसको, अगर आपको फील होता है वाकई कि ये सारी चीजें पूरी हो रही हैं और मुझे मसला नहीं है, तो बेटा आप कंटिन्यू करो। मेरा काम पढ़ाना है, मैंने आपको पढ़ा दिया। एक मुझे एक बादशाह का भी आ गया है, पता नहीं नूरुद्दीन जंगी के बारे में है या फिर सलाहुद्दीन अय्यूबी के बारे में है, कि उनके बेटे मतलब बिस्तर के ऊपर था, मरने वाला था। और नूरुद्दीन जंगी को तो औलाद अल्लाह ताला ने काफी टाइम बाद दी थी। नाम सुना है उनका? बोला तो मैं काफी टाइम बाद औलाद दी थी। तो हम्म, हकीमों ने बोला कि एक शराब का कुछ कतरा वतरा इस तरह आप पिला दो इनको तो जान बच जाएगी। ठीक है। तो उन्होंने बोला कि अगर शराब ना पिलाऊं तो ये मर जाएगा। उसने बोला हाँ मर जाएगा ये। मुझे बोला कि मेरे अल्लाह ने एक चीज मुझे मना कर दी है, क्या उसको नहीं पता कि भाई शिफा देनी, क्या वो इसके बगैर इसको शिफा नहीं दे सकता? मैं बोला शिफा दे सकता है। तो उन्होंने बोला कि मैं इसको नहीं पिला रहा। फिर हर फिके का के उलमा को बुलाया गया, उनसे प्रॉपर लिखवाया गया, उन्होंने लिख कर भी दे दिया। तो वो मर्द का बच्चा ऐसा था, उसने बोला कि नहीं, मेरा दिल नहीं मान रहा, मैं नहीं कर सकता। और एक तो उस्मानी सल्तनत के अंदर एक बादशाह आपका ऐसा भी था जिसने जो ऐसे मामलात के ऊपर अपने उलमा कराम से लिखवा लिया करता था। ठीक है। और उसने वसीयत की कि जब मैं मरूं तो मेरी कब्र के अंदर ना ये खत भी, ये जो फतवे हैं ये मेरी कब्र के अंदर जाने चाहिए, कि भाई मैंने पूरी अपनी जो रियासत चलाई है इन फतवों की बेसिस पे चलाई है, कि अगर मुझे पड़ेगी तो मैं इसको भी नहीं छोड़ने वाला। और ये उनके उलमा को पता थी ये चीज। आपके उलमा नहीं है, उलमा कहलाने के लायक नहीं है। आई एम सॉरी। ठीक है। मैंने आपको पहले बताया, मैंने कहा था कि शरिया लॉ के हिसाब से आपके पास प्रॉपर एक तंजीम बनी हुई है शरिया लॉ के हिसाब से, कि भाई इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के अंदर तो कुरान मजीद के मुनाफी कायदे आजम से जब पूछा गया था कि भाई इसका कॉन्स्टिट्यूशन क्या होना चाहिए, तो कॉन्स्टिट्यूशन मेरे ख्याल से 1960s के अंदर कहीं जाके बनाया गया, 1950 के अंदर जाके कहीं बना, 59 के अंदर, वो भी इतने प्रॉपर, जो मेरे 62 के अंदर अयूब खान ने आकर बनाया था उसमें। उन्होंने कहा था कि इसका कॉन्स्टिट्यूशन तो 1400 साल पहले आ चुका है, अप्लाई क्यों नहीं हो रहा? मैंने जियाउल साहब आए थे, उन्होंने इस्लाम का नारा नारा लगाया था, क्योंकि भुट्टो को वो बेड़ा कर चुके थे अपनी जगह का, अपनी पोजीशन का, उसको मजबूत करने के लिए उन्होंने इस्लामिक टच दिया मैंने जियाउल ने। और उसने शरिया लॉ के हिसाब से ये पूरी पूरी तंजीम बनाई थी कि भाई ये बनी हुई है, बस वो बनी हुई है। वो शरिया लॉ का काम ये था कि भाई इस्लाम और उसके मुनाफी जो काम होता था आपने उसको अपोज करना है, ताकि चीजें हम उसके हिसाब से चलाएं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, वो बना हुआ है अभी तक, मतलब नहीं कर रहा है इन लोगों को ये चीज का।
पता नहीं है कि उनसे पूछा जाएगा इस चीज के बारे में, उनसे पूछा जाएगा। सही है। अगेन बेटा मेरा वही जवाब है, जब मैंने पढ़ाया था इस्लामिक फाइनेंसिंग तब भी यही मैंने बात की थी, अब भी यही कह रहा हूँ। दिल मानता है तो करो, आप अपने उसका खुद रिस्पॉन्सिबल हो। आप ये नहीं कह सकते कि सर मुजम्मिल ने पीआरसी 3 की वर्कशॉप में कहा था कि ये हलाल है। सर मुजम्मिल ने अगले 2 सेकंड बाद ये भी कहा था कि भाई आप लोग अपनी जिम्मेदारी पे करो, मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। क्या टाइम है बेटा? क्या बेटा, क्या हुआ? आपको ही जरूरत थी ना बेटा इसकी। इसमें तो सही है, ठीक है। सर हमारे पास टाइम है, हम 10 तक या सवा तक इसको आगे लेके चलेंगे। ओह, ये सारी चीजें रिकॉर्ड भी हो गई, मसला बन गया। मैं ज्यादा जज्बात में बह गया मैं। लो अच्छे है। और उसे क्या मैं बोल सकता हूँ कि अल्लाह, मैंने रिकॉर्डेड फॉर्म के अंदर बच्चों को दे दिया था मैंने। अच्छा 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 अच्छा। अब बेटा हम लोग बात करते हैं मल्टीप्लायर एंड एक्सीलरेटर इफेक्ट के ऊपर। सर मल्टीप्लायर इफेक्ट देखो, इन्वेस्टमेंट आप लोग पढ़कर आ चुके हैं, ठीक है। इन्वेस्टमेंट को इनकरेज करने के लिए बेटा आपके पास जो एक इफेक्ट है वो आपके पास मल्टीप्लायर इफेक्ट है। तो सर मल्टीप्लायर इफेक्ट के अंदर ये है कि जब आप पैसे मार्केट के अंदर डालते हो, जब आप एक इकोनॉमी के अंदर पैसा डालते हो ना, तो इसका इफेक्ट मल्टीप्लाई होता हुआ चला जाता है। ठीक है, तो उसको बेटा हम लोग पढ़ने पढ़ने वाले हैं। द मल्टीप्लायर जो इफेक्ट आपके पास है, डिमॉन्स्ट्रेट द इनिशियल चेंज इन इन्वेस्टमेंट। सर इनिशियली आपके पास इन्वेस्टमेंट में कितना चेंज आ रहा है, अदर प्राइवेट और पब्लिक, और अ प्रोपोर्शनलिटी ग्रेटर चेंज इन नेशनल इनकम और टोटल आउटपुट, इट हेल्प्स डिटरमाइन द एक्सटेंट ऑफ द रिस्पॉन्सिवनेस। सर रिस्पॉन्सिवनेस की बात मेरे जहन में आ रही है बेटा, हम लोगों ने इलास्टिसिटी पढ़ा था। आप लोगों को ब्रेक चाहिए? ब्रेक चाहिए बेटा? तो टाइम खत्म होने वाला है वैसे भी। मैं देखूं बेटा इसमें कितना हमारा हो सकता है। हो जाएगा। ओके। ओके बेटा, हम मल्टीप्लायर को कम से कम खत्म करते करते हैं यहाँ पे। अच्छा, तो सर आपके पास इसमें लिखा हुआ है एक्सटेंट ऑफ द रिस्पॉन्सिवनेस। सर रिस्पॉन्सिवनेस के अगर हम लोगों ने इलास्टिसिटी को पढ़ा था, इलास्टिसिटी का जो कॉन्सेप्ट है बेटा वो भी आपको रिस्पॉन्स दे रहा था कि भाई फॉर एग्जांपल आपके पास एक चीज के अंदर अगर डिमांड के अंदर चेंज आ रहा है, सप्लाई के अंदर चेंज आ रहा है बेटा, वो कितना चेंज आ रहा है वो आपको वहां पे इलास्टिसिटी बताया करता था। अब यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है या आपको कंजम्पशन करनी है फॉर एग्जाम्पल, या फिर इन्वेस्टमेंट कम करनी है, उसका कितना चेंज आता है बेटा ये आपको मल्टीप्लायर इफेक्ट आपको बताता है। सर मल्टीप्लायर के ऊपर अगर मैं इसमें कैलकुलेशन की तरफ जाऊं तो बेटा आपके पास 2 सेक्टर मॉडल है, ठीक है। इसमें कंजम्पशन हो रही है, आपके पास इन्वेस्टमेंट हो रही है। इट इज डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ चेंज इन टोटल आउटपुट टू द चेंज इन इन्वेस्टमेंट। अगर मुझे पहला फॉर एग्जांपल मल्टीप्लायर निकालना है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मुझे डिस्कस किस चीज को करना है कि इन्वेस्टमेंट की वजह से, समझना है बेटा, इन्वेस्टमेंट की वजह से मेरे पास टोटल इनकम में कितना चेंज आया, तो मैं डिस्कस क्या कर रहा हूँ। दोबारा सुनो, इन्वेस्टमेंट की वजह से मेरे पास टोटल इनकम में कितना चेंज आया मैं ये पढ़ रहा हूँ। मैं डिस्कस क्या कर रहा हूँ, टोटल इनकम। सर जो चेंज इन मेरे पास जो इनकम है बेटा उसको मैं ऊपर रखूं अगर, तो मेरे पास फॉर एग्जांपल चेंज इन इन्वेस्टमेंट का जो था बेटा, वो मेरे पास एक चीज का आ जाएगा। फॉर एग्जांपल देखें, इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी बेटा 500 बिलियन की, जिससे मेरे पास जो चेंज आया वो 1000 बिलियन का आया। कि भाई फॉर एग्जांपल 1000 बिलियन मेरे पास चेंज आया किसकी वजह से, 500 बिलियन की वजह से बेटा मेरे पास कितना का मल्टीप्लायर होगा, 2 का मल्टीप्लायर होगा। 2 का मल्टीप्लायर मुझे ये बता रहा है कि अगर आप फॉर एग्जांपल 100 रुपए डालोगे मार्केट के अंदर, तो इस इकोनॉमी के अंदर मुझे 200 रुपए की इनकम इंक्रीज होगी। ठीक हो गया, 1000 रुपए डालोगे तो 2000 की इनकम इंक्रीज होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 5000 डालोगे तो 10,000 की इनकम इंक्रीज होगी। ठीक हो गया बेटा। अब आपके पास देखें चेन, एक आपके पास रिएक्शन है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट बेटा आपकी की जाती है, लाइक गवर्नमेंट आपके पास स्पेंड करती है फॉर एग्जांपल बिलियंस ऑन मोटरवे, क्रिएट्स इनकम फॉर वर्कर्स सप्लायर्स एंड मशीनरी ओनर्स। इसी से पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है। कि अगर फॉर एग्जांपल एग्रीगेट डिमांड आपकी कम है,
रिसेशन के अंदर आप लोग बेटा बैठे हुए हो, तो गवर्नमेंट अगर वहां पे आके आपके पास स्पेंडिंग करती है, लाइक आपके पास सीपैक शुरू कर देती है। सीपैक बेटा आपके पास एक प्रोजेक्ट है। सर इसको भी फॉर एग्जांपल अगर ये लोग शुरू कर रहे हैं, तो सर ये असल में मोटरवे का एक आपके पास प्रोजेक्ट है। लेकिन इसको इतना अप्रिशिएट क्यों किया जाता है? क्योंकि सर जहां जहां पर बेटा आपके पास मोटरवेज बन रहे हैं, सर वहां पर इन लोगों ने बेटा स्कूल्स भी बनाए हैं इसमें। ठीक है, इसमें बेटा पार्क्स भी बनाए हैं, इसमें बेटा हॉस्पिटल भी बनाए हैं। सर इस मोटरवे के आसपास इन्होंने रेस्ट रूम भी बनाए हुए हैं। सर उस रेस्ट रूम के अंदर बेटा आपके पास क्या होता है कि आपके पास होटल्स भी खुले हुए होंगे। ठीक है, आपके पास बेटा रेस्टोरेंट्स भी खुले हुए होंगे, आपके पास फॉर एग्जाम्पल कार सर्विस वाला खुला हुआ होगा, आपके पास पेट्रोल पंप खुले होंगे। अब देखो, हुआ क्या, उसने सिर्फ एक सी पैक के अंदर छोटी सी इन्वेस्टमेंट की थी उसने। एक की स्पेंडिंग, दूसरे की इनकम। सर उसकी बेसिस के ऊपर देखें, ये आपके पास मल्टीप्लाई होते 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 अब आपको 500 के इन्वेस्ट करने की वजह से देखो 1000 बिलियन इज नॉट ए स्मॉल अमाउंट। मल्टीप्लाई होते बेटा आपकी इनकम इंक्रीज हुई है। क्लियर है बेटा? ठीक है। सर कंजम्पशन के अंदर अकॉर्डिंग टू केन्स लॉ ऑफ कंजम्पशन, रेसिपेंट्स ऑफ दिस न्यू इनकम विल स्पेंड अ सर्टेन पार्ट ऑफ इट्स कंज्यूमर गुड्स। सर एक चीज है, अगर हम मल्टीप्लायर को पढ़ रहे होंगे, हमारी असम्पशन ये है कि कोई बंदा अपनी मुट्ठी बंद नहीं करेगा। जो कंजम्पशन वाला बंदा है वो कंजम्पशन करता रहेगा, और जो फॉर एग्जांपल सेविंग्स करेगा, लेकिन एक रेशियो जो है, एक रेशियो है। फॉर एग्जांपल आपको ये है कि भाई हमारी सोसाइटी के अंदर लोग नॉर्मली 40% कंज्यूम कर देते। अब 40% कंज्यूम होगा ही होगा, कहीं तो रुकने वाला नहीं है। अब देखो, अगर फॉर एग्जांपल सी पैक में मोटरवे लगा दिया इन लोगों ने, और इन लोगों ने जस्ट एज एन एग्जांपल बेटा कहीं कंज्यूम ना किया, कोई फॉर एग्जांपल मजदूर को ना दिया, कोई बाकी चीजें ना की, बेटा मोटरवे तक नहीं बन पाएगा। मेरी बात समझ रहे हो? सर कंजम्पशन मस्ट है, कंजम्पशन रुकना नहीं चाहिए। जहां कंजम्पशन रुका बेटा मल्टीप्लायर का इफेक्ट वहीं पे फुल स्टॉप हो जाएगा बेटा, रुक जाएगा आपके पास। सर सेकेंडरी इनकम, दिस न्यू कंजम्पशन स्पेंडिंग बिकम्स इनकम फॉर द नेक्स्ट सेट ऑफ इंडिविजुअल्स। बेटा हम देख चुके हैं, फिर सर ये कंटिन्यू कंटिन्यू आपके पास चलना भी चाहिए। देखो ये मेरे पास एक न्यूमेरिकल एग्जांपल है। सर फॉर एग्जांपल इन्वेस्टमेंट बेटा मेरे पास इनिशियल है 1000 रुपीज की, लेकिन सर मेरे पास एमपीसी 60% है। अब ये मेरी असम्पशन है कि भाई जितने भी लोग हैं, जितने भी मेरे पास बेटा लोग हैं, वो सारे के सारे, ठीक है, 60% अपनी इनकम का स्पेंड करेंगे ही करेंगे, कंज्यूम करेंगे ही करेंगे। वो कंज्यूम करेंगे तो किसी की इनकम बनेगी? वो कंजम्पशन ही रोक दे बेटा, तो इनकम नहीं बन पाएगी। आप लोग फॉर एग्जांपल कंज्यूम करोगे ये कोर्सेज के लिए, IQSF को पे करोगे, IQSF टीचर्स को पे करेगा, टीचर्स अपने एक्सपेंसेस वाले को पे करेगा। अगर दरमियान में फॉर एग्जांपल ये रुक जाएगा, तो आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट किसी काम के ना रहे। सबको बराबर हिस्से का बराबर तौर के ऊपर अपना हिस्सा कंट्रीब्यूट करना चाहिए बेटा। देखें मैंने इसके हिसाब से फॉर एग्जांपल देख लें, जैसे ये स्टूडेंट है तो ये आईक्यू वाले हो गए, सही है। आईक्यू वाले के बाद बेटा ये टीचर्स हो गए, टीचर्स के बाद फॉर एग्जांपल उनके एक्सपेंसेस वाले ये हो गए। उसके बेसिस के ऊपर मैंने 4 से 5 राउंड बनाए हैं बेटा। ठीक हो गया। सर आपके पास इनिशियल इन्वेस्टमेंट 1000 की है, तो बेटा इनकम में कितना चेंज आया? 1000 का। सर एमपीसी मेरे पास कितना है? 60%। तो सर 1000 में से 600 रुपए में कंज्यूम कर लूंगा मैं। ठीक है, तो सर ये मेरे पास सेव कितना हो जाएगा? 400। तो मतलब सेव भी लास्ट में चलता रहेगा। अब सर मेरे पास ये जो 600 है, ये जो 600 है, ये जिस बंदे को मैंने फॉर एग्जांपल कंज्यूम किए होंगे, जिस बंदे को मैं कंज्यूम, जिस बंदे के ऊपर कंज्यूम किए होंगे, उसकी तो इनकम है ना बेटा। अब क्या वो जेब में रख लेगा? नहीं सर, वो भी कंज्यूम करेगा, 360 हो जाएगा, 240 इसका सेविंग्स की तरफ। एंड देन बेटा आपके पास 360 216, ये वैसे ही प्रोसेस पूरा चलता जाएगा। ये पूरा प्रोसेस आपके पास चलता जाएगा। अब सर सिचुएशन ये है कि अगर इसमें हर स्टेप के हिसाब से चलता जाऊं, तो मुझे नेट इम्पैक्ट कैसे मिलेगा? मुझे नेट इम्पैक्ट कैसे मिलेगा? बेटा नेट इम्पैक्ट के लिए आपके पास एक फॉर्मूला है इसका। इनिशियल इन्वेस्टमेंट को आप मल्टीप्लाई करवा देते हो 1/MP/S, या 1/1 - MPC। पर ये क्यों करवा रहे हैं हम लोग? ये क्यों करवा रहे हैं? सेविंग्स आ जाएगी। सर सेविंग्स आपके पास वो हिस्सा है जो आपके पास साइड पे हो रहा है, ठीक है, बाकी हिस्सा तो आपके पास बार बार इनकम का पार्ट बन रहा है। इसकी बेसिस के ऊपर बेटा आपके पास एक क्या कहते हैं, अमाउंट आएगी, जिसको हम इनिशियल इन्वेस्टमेंट से मल्टीप्लाई करवा देंगे। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एमपीसी अगर 60% है, तो एमपीएस कितना होगा? 40%। पे कितना आंसर बन रहा है ये? 2.5 बन जाएगा ये। ओके, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2.5 बन जाएगा बेटा। 2.5 बेटा आपके पास ये एक फैक्टर है।
अगर मुझे मालूम करना है कि टोटल आपके पास इम्पैक्ट कितना आ रहा है, इस 2.5 को मैं इनिशियल इन्वेस्टमेंट से मल्टीप्लाई करवा दूं। ठीक है, 2.5 मल्टीप्लाई बाय 1000, इट्स गोइंग टू बी 2500। ठीक है बेटा। सर इसके बेसिस के ऊपर अब ये जो मेरे पास 2500 है, ये कह रहा है कि टोटल मेरे पास जो फाइनल इम्पैक्ट है बेटा इतना। सही है। इसकी बेसिस के ऊपर अगर मैं देखूं, इसका मैं 60% चेक करूं बेटा, ये मेरे पास इतना बनेगा, 1500 बनेगा। ठीक है। इसके बाद ये मेरे पास 1000 बनेगा। सर मुझे 1000 आखिर में बच रहा है, सेव हो रहा है। तो एक और मजे की चीज बताऊं, सर देखें इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी आपकी इतनी ही थी। वो पैसा जो पहले आपने गले में डाला, एक सर्कल में डाला, आखिर में उतना ही आपकी इकोनॉमी को बच रहा है। लेकिन सर उसकी वजह से बाकी लोगों का भला हो गया इसमें। आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपकी सेविंग के बराबर होगी। टाइम नहीं है, अदरवाइज मैं आपको इस पे कहानी सुनाता है इस पे भी। ठीक है बेटा। तो ये देखें, आपके पास सेविंग्स चल रही है। ठीक है। आपकी जो इन्वेस्टमेंट है बेटा, आपके पास 1000, उससे आपके पास इन्वेस्टमेंट बढ़ी है। सर ये आपके पास जो इनकम है आपकी, फॉर एग्जाम्पल 2500 से आपकी इनकम बढ़ चुकी है। सर मल्टीप्लाइड जो आपके पास डायरेक्शन हुई है, मल्टीप्लायर वर्क्स इन टू डायरेक्शन। पॉजिटिव भी हो सकता है बेटा आपके पास, ये नेगेटिव भी हो सकता है। सर पॉजिटिव आपके पास कैसे होगा कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट में स्मॉल इंक्रीज आपको देखने को मिला, लेकिन सर इनकम के अंदर ग्रेटर चेंज आपको देखने को मिल गया। इलास्टिसिटी वाला इंपैक्ट बेटा माइंड में लाएं। ठीक है। सर नेगेटिव के अंदर आपके पास ये है, स्मॉल डिक्रीज आपने किया इनिशियल इन्वेस्टमेंट लीड्स टू ग्रेटर फॉल इन इन फाइनल आउटपुट। सर पहले आप 1000 1000 रुपए आप इन्वेस्ट कर दिया करते थे, अब आपने क्या किया, 1000 के बजाय, हालात अच्छे नहीं थे, 500 के हिसाब से इनिशियल इन्वेस्टमेंट की। सर थोड़ी सी फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों ने कम की है, तो आउटपुट के अंदर, फाइनल इनकम के अंदर आपको एक बड़ा चेंज, मैसिव चेंज आपको डिक्रीज होता हुआ नजर आएगा। ये आपके पास नेगेटिव मल्टीप्लायर, ये पहले नहीं था, इस दफा आप लोगों की बुक में इसने डाला है। ठीक है। अजम्पशन बेटा आपके पास क्या होगी कि सर एमपीसी बेटा आपके पास कांस्टेंट रहने वाला, ये चेंज नहीं होगा। कंटिन्यूअस बेटा आपके पास स्पेंडिंग होगी। ठीक हो गया। नो चेंज इन प्राइस लेवल, फिर प्राइस लेवल चेंज होगा तो बेटा एमपीसी मुझे चेंज करना पड़ेगा। ऐसा ही है बेटा। नो फुल एम्प्लॉयमेंट, सर ऐसा क्यों? प्राइसेस बढ़ जाएंगे, आपके पास रिसोर्सेज में गैप होना चाहिए, तभी उसके हिसाब से बेटा आपके पास ये सर्कल चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। नो चेंज इन टैक्स रेट, तो आपके पास ये स्टेबल रहेगा। उसका रीजन ये है कि ये भी बेटा आपके पास स्पेंडिंग पैटर्न को चेंज करता है। डिस्पोजेबल इनकम आपकी चेंज होती है ना, तो वही आपका स्पेंडिंग पैटर्न बेटा आपका चेंज कर देगा, तो इसलिए अब इसको भी नहीं करेंगे। सर लिमिटेशंस क्या है बेटा कि सर जब आपके पास फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के ऊपर ये पहुंच जाता है, तो ये इनइफेक्टिव हो जाएगा। सर जब फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के ऊपर सबकी जेबें भरी हुई हैं, तो आप आगे दोगे ही नहीं, तो आगे वाला बंदा आपसे लेगा ही नहीं। ठीक है। या फिर अगर आप किसी को देना चाहोगे, तो वो हायर प्राइसेस के ऊपर आपके पास डील करना चाहेगा, जिसकी वजह से जब स्पेंडिंग रुकती है तो ये भी रुक जाएगा। अवेलेबिलिटी ऑफ कंज्यूमर गुड्स, सर कंज्यूमर गुड्स भी बेटा आपके पास मार्केट के अंदर अवेलेबल होने चाहिए। लाइक जहां पर आप स्पेंड करना चाह रहे हो, वो चीजें पहले से मार्केट में मौजूद होनी चाहिए। समझ गए? अगर आप फॉर एग्जाम्पल मार्केट के अंदर वो चीज मौजूद ही नहीं है, तो बेटा स्पेंडिंग रुकेगी आपकी। स्पेंडिंग रुकेगी तो बेटा वो पीछे आपके पास पूरा प्रोसेस रुक जाएगा। सर हमेशा आपके पास टाइम लैग से मतलब डिले होता है टाइम का आपके पास। ठीक है। कि आपके पास फॉर एग्जांपल जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है उसको और फाइनल उसका इम्पैक्ट देखने में बेटा आपको हमेशा टाइम लगता है। ठीक है। रिजल्ट उसका। सर मल्टीप्लायर एक्सटेंशन के हिसाब से बेटा, ये अगर आप फॉर एग्जांपल 3 सेक्टर इकोनॉमी के अंदर चले जाएं बेटा, और लीकेज जो आपके पास जो होती है उसकी बेसिस के ऊपर, फॉर एग्जांपल आपके पास जो टैक्स का पैसा है बेटा, वो निकलना शुरू हो जाता है। ठीक है। तो आपके पास 2 सेक्टर इकोनॉमी में बेटा आपके पास फॉर्मूला था एमपीएस, सेविंग्स बेटा आपकी लीक हो रही थी। ठीक है। सर इसके अंदर बेटा आपके पास जो एमपीटी आ जाएगा, ये आपके पास टैक्स का पैसा है। एंड अगर 4 सेक्टर इकोनॉमी है, तो बेटा उसके अंदर इंपोर्ट्स वाला एलिमेंट है, वो ऐड हो जाएगा। ठीक है, इसको देख लीजिएगा। ये आपके पास सारी की सारी वही चीज है। क्लियर है? सवाल? मुश्किल था ये वाला एरिया? हमारे पास इनफ टाइम है, तो इस चैप्टर को कम से कम क्लोज करके चलते हैं। एंड क्या? जी जी प्लीज, कोई मसला नहीं। एक्सीलेटर प्रिंसिपल के ऊपर बेटा हम लोग देख रहे हैं। ठीक है। इसको भी लगे हाथ हम लोग निकाल देते हैं। तरफ मूव कर रहे थे। अब जैसे जैसे फॉर एग्जांपल आपकी इनकम बढ़ती है, तो आपको मजीद इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है। ऐसा क्यों बेटा? देखो,
दिमाग काम कर रहा है ना, पढ़ाऊं ना इसको, दिमाग रुक तो नहीं गया? ठीक है, देखो बेटा, इनिशियल इन्वेस्टमेंट बेटा हम लोगों ने पढ़ी, इन्वेस्टमेंट मार्केट में इन करने से लोगों की इनकम बढ़ गई, ये हम लोगों को इसने बताया, मल्टीप्लायर इफेक्ट ने। अब इनकम के बढ़ने से आपके पास एक्सीलेटर कॉन्सेप्ट आपके पास आ जाता है। सर एक्सीलेटर आपके पास जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा उल्टा चलता है, वो कहता है कि इनकम के बढ़ जाने से हम लोगों को मजीद इन्वेस्टमेंट बढ़ानी पड़ती है। ऐसा है क्यों बेटा? जबरदस्त सर, जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ती है तो बेटा ये अपनी परचेजिंग बढ़ाते हैं, ये अपनी परचेजिंग बढ़ाते हैं। जब परचेजिंग बढ़ती है तो सर ये कंजम्पशन की तरफ जाते हैं कि हमारी कंजम्पशन बढ़े। सर जो ऑलरेडी आपके पास मार्केट के अंदर चीजें पड़ी हुई हैं, जो गुड्स हैं बेटा, वो मार्केट से खत्म होना शुरू हो जाती हैं, तो उसकी बेसिस के ऊपर अब आपको न्यू प्रोडक्शन करनी है, न्यू प्रोडक्शन करनी है, तब जाके बेटा मजीद चीजें आप लोग अपने पास प्रोड्यूस कर पाओगे। तो न्यू प्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए आपको? न्यू इन्वेस्टमेंट। अब सर इसमें भी आपके पास दो तरीके हैं, इसमें भी बेटा आपके पास दो तरीके हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने एक मशीन लगाई हुई थी पहले, ठीक है, इसकी बेटा प्रोडक्टिविटी ये थी कि ये 2000 पेंटे आपको निकाल के दे दिया करती थी। आपने पूरा साल इसको यूज किया, जब पूरा साल यूज किया तो साल के आखिर में बेटा इसकी प्रोडक्टिविटी सेम रहेगी? नहीं रहेगी। सर ये कुछ ना हद तक बेटा ये लूज करेगी। सर फॉर एग्जाम्पल कितना लूज कर देगी? सर ये 1900 रुपए के ऊपर आ जाएगी, मानते हैं बेटा? सर 1900 पे आ जाएगी तो क्या करेगा मालिक मकान, अब मालिक मकान कह रहा हूँ, अब फॉर एग्जाम्पल जो मालिक होगा बेटा वो क्या करेगा, वो इस कैपेसिटी को बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल इसको फिल करेगा। मेरे पास ऑर्डर कितना, अगर मेरे पास 2000 का ऑर्डर है बेटा, तो वो 100 रुपए का काम इस पे करवाएगा कि नहीं करवाएगा? करवाएगा। लेकिन सर अगर मुझे फॉर एग्जाम्पल 2500 का ऑर्डर पूरा करना है, तो सर 100 रुपए पहले इस पे लगाएगा और ये 500 रुपए इजाफी बेटा इसके लिए भी लाएगा। समझ गए? समझ गए हो? सर ऐसा नहीं है कि मैं फॉर एग्जांपल न्यू मशीन के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर दूं, पुरानी मशीन का जो गैप आया बेटा उसको मैं छोड़ दूं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है बेटा, ये पूरा इसकी साइकी है, ऐसे ये अपोजिट होता है, अपोजिट हो सकता है। ठीक है सर, इसमें आपके पास ये होता है, कोर आइडिया इज अ डिमांड ऑफ कैपिटल गुड्स, ठीक है, इज अ डिराइव डिमांड, हम लोग पढ़ चुके हैं बेटा। कैपिटल गुड्स की जो डिमांड होती है बेटा, ये आपके पास डिराइव डिमांड होती है। डायरेक्टली इन्फ्लुएंस बाय द डिमांड ऑफ अ कंज्यूमर गुड्स। सर कंज्यूमर गुड्स की डिमांड जैसे बढ़ेगी, जेबें भरी पड़ी है, इनकम आपके पास ज्यादा है, अब आप कंज्यूमर गुड्स की डिमांड करोगे। जैसे कंज्यूमर गुड्स की डिमांड बढ़ेगी बेटा, उससे रिलेटेड जितनी भी आपके पास गुड्स है उनकी भी डिमांड बढ़ना शुरू हो जाएंगी, तो उसको पूरा करने के लिए इन्वेस्टमेंट बढ़ानी पड़ेगी। An increase in the demand of the consumer goods ultimately induces firms to make a proportionally greater increase in the investment in capital equipments to boost production capacity। अब सर सिचुएशन क्या है, पिछले के अंदर आप इन्वेस्टमेंट से इनकम को डिस्कस कर रहे थे, ऐसा ही है। अब इसमें क्या होगा, अब आप लोग इनकम से इन्वेस्टमेंट को डिस्कस कर रहे होंगे, तो सर चेंज इन इनकम ऊपर आ जाएगा एंड चेंज इन इन्वेस्टमेंट नीचे। नहीं, गलत गलत बोल दिया सर, के इन्वेस्टमेंट हम लोग पढ़ रहे हैं ना, चेंज इन इन्वेस्टमेंट बेटा आपके पास ऊपर आ जाएगा, चेंज इन इनकम बेटा आपके पास नीचे चला जाएगा। अब सर हमारे पास कुछ असम्पशंस है, यहां तक मेरे साथ है? सर हमारे पास असम्पशन ये है कि बेटा कुछ हमें असम्पशन ये लेनी पड़ेगी कि कांस्टेंट कैपिटल आउटपुट रेशियो, कि सर हमें फॉर एग्जांपल एक आपके पास असम्पशन है कि द टेक्नोलॉजिकल रेशियो बिटवीन द अमाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड एंड द अमाउंट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड इज अ फिक्स्ड। सर जितनी आपकी आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ने वाली है ना, तो उसमें आपने एक टाइम स्केल या फिर एक रेशियो फिक्स की हुई है कि अगर 1 रुपए से मेरी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ी तो मैं 5 रुपए से अपना कैपिटल बढ़ाऊंगा। मेरी बात समझ गए? ठीक है, एक तो ये बेटा आपके पास फिक्स होने वाला है, एंड से इस पे दूसरी असम्पशन ये है कि आपके पास प्रीवियसली बेटा फुल कैपेसिटी ऑपरेशन के ऊपर आप चल रहे होंगे। पर 2000 मेरी मशीन बना पा रही है ना, तो मैं 2000 का माल पहले तैयार कर रहा हूँ। अगर मेरे पास उसमें गैप है तो मुझे कुछ न्यू इन्वेस्टमेंट करने की नीड है। सोचो, अगर मेरे पास गैप है मींस कि मैं फुल कैपेसिटी से कम पे काम कर रहा हूं, तो बेटा तब मुझे इन्वेस्टमेंट की नीड है? नहीं है सर। तो मतलब मैं फुल कैपेसिटी पे काम कर रहा हूँगा तभी मुझे न्यू इन्वेस्टमेंट की नीड होने वाली है।
अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज भी होने चाहिए कि सर आपके पास इनफ काइंड ऑफ रिसोर्सेज भी होने चाहिए कि जब आपको न्यू कैपिटल की नीड हो तो आप उसको मार्केट में ला भी सको। फ्लेक्सिबिलिटी बट इन प्रोडक्शन, सर फर्म्स मस्ट बी एबल टू रिस्पॉन्ड क्विकली टू चेंज इन कस्टमर डिमांड। से कोई लॉन्ग रन शॉर्ट रन वाला सीन नहीं है, ठीक है, जब भी आपको जरूरत है आप बनाकर दे सकते हो उनमें। इलास्टिक क्रेडिट बेटा फॉर फंड्स फॉर द इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट मस्ट बी इजीली एंड चीपली अवेलेबल। हमारी ये सोच है कि सर फंड्स भी आपके पास मौजूद है, ठीक है, रिसोर्सेज भी मौजूद है, मशीनरी भी मौजूद है, और आपके पास क्या एक रेशियो भी फिक्स है। अब देखो ये मैंने assumption ली है बेटा, COR इज 3:1, ठीक है। सर कैपिटल और आपके पास उसमें जो आपके पास रेशियो है रिक्वायर्ड कैपिटल और कैपिटल के अंदर बेटा 3:1 का है, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल मेरी डिमांड जो है, देखो बेटा COR आपके पास है कि कैपिटल वर्सेस डिमांड की बेटा रेशियो है, ये 3:1। हमने कहा था ये फिक्स होना चाहिए। अगर मेरी डिमांड 1 रुपए से बढ़ती है तो मेरी ये असम्पशन है कि मेरा कैपिटल हमेशा 3 रुपए से बढ़ जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये चीज है, एवरी ईयर वन प्लांट हैज टू बी रिप्लेस, क्योंकि पिछला जो प्लांट है बेटा वो आपके पास फुल कैपेसिटी पे काम कर रहा था। अब जो अगली डिमांड को मीट करने के लिए उसका जो डेप्रिसिएशन वाला पार्ट है बेटा वही तो वो फिल करना होगा हमें, एक नया प्लांट लगाना होगा हमें, ठीक है। स्टिल एंड मेथड फॉर डेप्रिसिएशन इज यूज, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 20% पर ईयर। सर नेट इन्वेस्टमेंट इज 3% चेंज इन आउटपुट पर ईयर। बेटा वो बोल चुका हूं मैं, आपके पास जो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट होगी, जो जेब से मेरे पास से पैसा लगेगा, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट होगी बेटा, वो न्यू इन्वेस्टमेंट जो न्यू मशीनरी के लिए चाहिए, तो डेप्रिसिएशन जो पिछली मशीन का जो गैप आ चुका है, भाई 2000 की कैपेसिटी थी अब 1900 पे चला गया ना, मुझे 100 रुपए का गैप है बेटा, वो फिल करना है हमें। फॉर एग्जाम्पल मैं साल के शुरू में खड़ा हूँ बेटा, डिमांड मेरे पास कितनी है 100 की, तो रिक्वायर्ड कैपिटल बेटा मेरे पास कितना होगा 300 का, 100 की तो 300 के हिसाब से होगा। तो डेप्रिसिएशन कुछ है क्योंकि कुछ यूज ही नहीं किया हमने, न्यू आपके पास कुछ भी नहीं है, ग्रॉस भी आपके पास कुछ नहीं है। सर अब साल के आखिर में चले गए, साल के आखिर में चले गए बेटा, स्टिल आपके पास डिमांड वही है, डिमांड तो चेंज नहीं होगी, वही होगी ना उस साल में। सर रिक्वायर्ड कैपिटल आपके पास 300 हो चुका है, एंड सर आपके पास डेप्रिसिएशन जो है वो हर साल आपके पास 20% होने वाला है, ठीक है। सर 20% आपके पास होने वाला है, ये 20% बेटा किस चीज का होगा, सर कैपिटल का 20% होगा, उस मशीनरी का बेटा 20% होगा। तो सर आपके पास स्ट्रेट लाइन मेथड है, मतलब हर साल का डेप्रिसिएशन आपके पास फिक्स होगा। सर स्ट्रेट लाइन मेथड आपके पास नॉर्मली कहाँ यूज किया जाता है, जब मशीनरी का इस्तेमाल एक जैसा हो, ऐसा ही बेटा। सर इसमें आपके पास 60% है, ठीक है। तो सर अब देखें डेप्रिसिएशन में, अब ये मशीन इतनी 60 रुपए से घिस चुकी है, 60 रुपए से अब हमें कम एफिशिएंटली आपको ये प्रोडक्शन करके देगी। सर न्यू इन्वेस्टमेंट हमें मजीद कोई जरूरत नहीं है क्योंकि डिमांड हमारी चेंज नहीं हुई। तो सर ग्रॉस लेवल के ऊपर मेरी जेब से अब जो खर्चा निकलेगा बेटा कितना होगा, 60 रुपए का होगा, जितना मैं उस मशीन को फुल कैपेसिटी के ऊपर लाना चाह रहा हूँ, ठीक है बेटा। नेक्स्ट के ऊपर देखते हैं, 130 रुपए की मेरी डिमांड हो चुकी है, 100 रुपए अभी भी पिछले वाले मौजूद हैं, 100 की डिमांड मौजूद है, तो मेरे पास 130 रुपए बढ़ चुके हैं। तो इसके हिसाब से बेटा 390 का मेरा हिसाब किताब बन जाएगा। सर 390 की अब मुझे रिक्वायर्ड कैपिटल है, मेरा कैपिटल रिक्वायरमेंट कितनी है बेटा 390। तो सर मेरे पास 60 रुपए तो चले जाएंगे, जब 60 रुपए चले जाएंगे तो नेट इन्वेस्टमेंट बेटा मेरे पास कितने की होगी, नेट इन्वेस्टमेंट बेटा मेरे पास कितने की होगी 90 रुपीज की, ठीक हो गया बेटा। सर ये आपके पास क्या बन जाएगा 150। किसी को यहाँ कंफ्यूजन, क्या कंफ्यूजन है बेटा, बेटा एक किस्म देखो दोनों तरीकों से आप लोग सोच सकते हो कि पहले 100 वाले की डिमांड अपनी जगह रिक्वायरमेंट कैपिटल के हिसाब से पूरी थी, अभी आपसे 130 रुपए की डिमांड मजीद बढ़ चुकी है, तो उसके हिसाब से बेटा आपने 390 रुपीज मजीद ऐड कर दी। हाँ सारे हाइपोथेटिकल नंबर्स हैं, ठीक है। 390 बेटा आपके पास मजीद बस बढ़ चुका है, 60 रुपए तो बेटा आपके पास पिछले ही है, ठीक। हाँ हाँ मैं उसी पे आ रहा, 60 रुपए बेटा आपके पास क्या है पिछले वाले। अगर मैं 100 से 130 पे शिफ्ट हुआ तो मैं 300 से 390 रुपए के ऊपर भी तो शिफ्ट हो रहा हूँ, ठीक है। पहले 300 की रिक्वायरमेंट थी, अब मेरे पास कितने की रिक्वायरमेंट है 390 रुपए की, तो बेटा 90 रुपए ये वाले आ गए, 60 रुपए ये वाले आ गए, तो नेट मेरी जेब से कितना निकलेगा 150। क्लियर हो गया बेटा, दिमाग काम कर रहा है ठीक है। सर इसी की बेसिस के ऊपर अगर आप लोग चलते हुए चले जाएं तो सर यहाँ पर भी वही चीज है, यहाँ पर भी वही चीज है। अब सर यहाँ देखें, देखिए 160 बेटा आपके पास यहाँ पर डिमांड आपके पास फिक्स हो चुकी है,
इसके हिसाब से बेटा आपके पास 480 है। ठीक है, ये तो बेटा आपकी जेब से निकलेगा ही निकलेगा, क्योंकि हर साल के हिसाब से प्रोडक्शन आपकी हो रही है, वो तो यूज हो रहा है। लेकिन सर सिचुएशन यहाँ पर ये है कि यहाँ का डिफरेंस 30 का है बेटा, यहाँ का डिफरेंस 0 है। ठीक है सर, इस पे मैं सिर्फ 60 रुपए अब अपनी जेब से अदा करूंगा। अब मुझे, क्योंकि कैपेसिटी मेरे पास सेम ही है, मैंने 60 रुपए लगा के मशीन को दोबारा 480 के ऊपर लेकर आ चुका हूँ मैं। लेकिन सर इसके बाद देखें सिचुएशन, मेरे पास डिमांड गिर रही है। डिमांड गिर रही है तो उसके हिसाब से बेटा ये भी रिक्वायर्ड कैपिटल भी मेरे पास गिर रहा है। लेकिन सर ये तो मैं हर दफा कर ही रहा हूँ ना मैं, ताकि वो रिक्वायर्ड कैपिटल के हिसाब से उस पर आ जाए, एंड सर ये आपके पास नेगेटिव के अंदर जाना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा ये आपके पास था आपके पास एक्सेलेरेटर प्रिंसिपल। सवाल बेटा, सवाल करेंगे बेटा। फोर ट्वेंटी हो गया था, मतलब 480 रहना था। नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट टाइम जो हमारी डिमांड है वो 450 है, तभी नेगेटिव में नेट इन्वेस्टमेंट। जी बेटा, और किसी का सवाल? सर अभी दिमाग काम ही नहीं कर रहा, घर जाके सोचेंगे फिर आपसे पूछेंगे, ऐसा ही है बेटा। सर इसकी लिमिटेशंस क्या हैं? लिमिटेशंस क्या है बेटा? कि सर आपके पास स्पेयर कैपेसिटी अगर मार्केट में मौजूद है, कि फर्म्स आर नॉट एट फुल कैपेसिटी, तो सर हमें न्यू इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ने वाली नहीं है। जब न्यू इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ने वाली नहीं है तो एक्सीलेटर प्रिंसिपल का वहां पर काम बनता ही नहीं है बेटा। लेकिन मीट द डिमांड विदाउट न्यू इन्वेस्टमेंट। ठीक है सर, अनसस्टेनेबल डिमांड, फर्म्स ओनली इन्वेस्ट इफ द डिमांड इंक्रीज एक्सपेक्टेड टू बी लॉन्ग टर्म। ठीक है बेटा, छोटे अरसे के लिए आपके पास कोई बूम आता है तो उसको आप इग्नोर करते हो नॉर्मली। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए आपको पता है तभी जाके आप इन्वेस्टमेंट करते हो मशीनरी के अंदर, बाकी चीजों के अंदर। सही है सर, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल द प्रिंसिपल फेज वंस द इकोनॉमी इज एट फुल एम्प्लॉयमेंट बिकॉज द रिसोर्सेज नीडेड टू बिल्ड न्यू कैपिटल आर अनअवेलेबल। ठीक है, अगर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के ऊपर आप इस हिसाब से चलते हो, तो कैपिटल आपके पास मजीद प्रोड्यूस नहीं हो सकता, तो लाजमी सी बात है आपकी मजीद इन्वेस्टमेंट आप किसी काम की नहीं होगी आपके। ठीक है, impractical assumption. The model relies on unrealistic factors like a constant capital output ratio and ignored adjustment cost. ठीक है, टाइम मनी ऑफ इंस्टॉलिंग न्यू इक्विपमेंट, ये बाकी चीजों को आप इग्नोर कर रहे हो, तो आपने एक ही बस वो बनाया हुआ है, इतनी बढ़ेगी तो इतनी की मैं कैपिटल बढ़ा दूंगा। हमेशा ऐसा नहीं होता, कभी आपको बढ़ाना पड़ता भी है, कभी नहीं भी बढ़ाना पड़ता, कभी रेशो आपके पास कम ज्यादा भी हो सकती है। क्लियर है बेटा? चलो इसको हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, थोड़ा सा ये अलग टाइप का टॉपिक है, या फिर इसको आप पढ़ लीजिएगा। मोस्टली चीजें मैंने इसमें डिस्कस की नहीं है, एक काम करें इसको पढ़ लें, मसला होगा तो करवा दूंगा अगली क्लास में। ठीक है, इसको आप पढ़ लें, अदरवाइज हम लोग नेक्स्ट क्लास यहीं से शुरू कर देंगे, नहीं तो आपको बीआईए के अंदर तो ये पढ़ना ही पड़ेगा मुझसे। ठीक है बेटा, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, हमारा लास्ट सेशन होगा इंशाल्लाह, वो उसके अंदर हम खत्म कर देंगे, बाकी 4 से 5 टॉपिक हैं। मॉनेटरी पॉलिसी से मैं स्टार्ट करूंगा, फिर आपके पास पहले बोलते फिजिकल पॉलिसी से पहले पहले गवर्नमेंट को इज्जत देनी चाहिए। ठीक है, फिर उनके डिपार्टमेंट्स को भी इज्जत देंगे हम, फिर उसके बाद जो छोटे मोटे आपके पास, फिर मैं आप लोगों से करवाऊंगा लास्ट चैप्टर, और फिर आपके पास मनी इन्फ्लेशन वाले हम आखिर में करेंगे, ताकि टाइम अगर हमारे पास बचता है कि नहीं बचता उस बेसिस के ऊपर, क्योंकि मैं बातों बातों में मजीद फैल जाता हूँ ना, तो उसमें टाइम हमारा वहां चला जाता है। ठीक है बेटा, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, आप लोग सर वैसी क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। हाँ वो क्योंकि आखिरी होगा उसमें सब सब होंगे ही नहीं बेटा, यू आर नॉट ऑडिबल। बेटा कब की बात है, मैं तो बोल रहा था काफी टाइम से, बच्चे छोड़ के चले गए। ठीक है बेटा।